Hello friends, in my name is Jai Singh and today I am going to start classes Fundamental Right under Indian Constitution. फ्रेंड क्लासेस को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप हमारे वीडियोस को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड अब बात करते हैं अपने टॉपिक की। आज का हमारा जो टॉपिक है वो फंडामेंटल राइट का है। एक नया टॉपिक है फ्रेंड, उम्मीद करते हैं 15 से 20 क्लासेस में ये कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड आइए सबसे पहले जानते हैं कि क्या क्या आज के क्लासेस में हम लोग सीखेंगे। फ्रेंड आज के क्लासेस में हम सबसे पहले जानेंगे मौलिक अधिकार क्या है और उसके बाद में हम जानेंगे कि मौलिक अधिकार से संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इससे संबंधित क्या वाद विवाद हैं, क्या क्या स्थितियां परिस्थितियां हैं, ठीक है। और उसके बाद में हम जानेंगे कि भारत में अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। और फ्रेंड उसके बाद में भारतीय संविधान के अंतर्गत हम दो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को शामिल करेंगे, जिसमें आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 दोनों को स्टार्टिंग के जो आर्टिकल्स हैं फंडामेंटल राइट्स थे इनको भी पूरी तरीके से कंप्लीट करने का, कवर करने का कोशिश करेंगे। फ्रेंड उसके बाद में नेक्स्ट क्लासेस से हम समानता के अधिकार से कंटिन्यू करेंगे। फ्रेंड आइए बात करते हैं कि मौलिक अधिकार क्या है। फ्रेंड सबसे पहले जानिए कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में भाग 3 में पाया जाता है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जितने भी आर्टिकल्स होते हैं ये भाग 3 के ही हिस्से हैं और ये अमेरिका से लिया गया है। फ्रेंड अब बात करते हैं कि मौलिक अधिकार का परिभाषा। फ्रेंड अगर मौलिक अधिकार की परिभाषा की बात की जाए तो मौलिक अधिकार वैसे अधिकार होते हैं जो व्यक्तियों को भौतिक और नैतिक विकास के लिए अत्यधिक आवश्यक होते हैं और इसको विशेष संरक्षण प्राप्त होता है। संरक्षण का मतलब क्या? संविधान से इसको विशेष संरक्षण प्राप्त होता है। फ्रेंड अब यहाँ पर दो टर्म्स आए हैं, एक तो भौतिक विकास की बात की जा रही और एक नैतिक विकास की बात की जा रही। फ्रेंड यहाँ पर भौतिक विकास का आशय है कि व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बना सके, मतलब कैसे गौरवपूर्ण बना सके। गौरवपूर्ण का मतलब क्या हुआ? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास को वो अपने लाइफ में सुनिश्चित कर सके, जिसमें उसका स्वास्थ्य बेहतर हो, शिक्षा बेहतर हो, उसके दैनिक जनजीवन में एक सकारात्मक प्रभाव हो सके। वैसे विकास की बात यहाँ पर की जा रही है। फ्रेंड वहीं पर नैतिक विकास की बात की जाए तो नैतिक जो शब्द है ये मोरल मीन्स होता है नैतिक। नैतिक जो शब्द है वो लैटिन भाषा के मोरिस से निकला है, जिसका मतलब होता है रहन सहन या रीति रिवाज। मतलब उन सारे सकारात्मक भावों को आप सुनिश्चित कर सके जिससे आपका विकास संभव। फ्रेंड उम्मीद करता हूं कि ये दोनों कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आए होंगे। फ्रेंड अब बात करते हैं अधिकार की। फ्रेंड अगर भारत में अधिकारों की बात की जाए तो स्पष्ट तौर पे 4 अधिकार बताए गए हैं। फ्रेंड पहला जो अधिकार होता है उसको हम मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कहते हैं, जो भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 3 में पाया जाता है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जितने भी आर्टिकल्स पाए जाते हैं भाग 3 में, ये सब क्या है? आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। तो फ्रेंड एक कंफ्यूजन कभी मत करना कि मतलब इसके अंदर जो भी होते हैं क्या सारे होते हैं? जी हाँ, तो आपको ये जानना अति आवश्यक है कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जितने आपके आर्टिकल्स होते हैं वो सब आपके मौलिक अधिकार है। मतलब यूं कहा जाए तो भाग 3 ही आपका पूरा का पूरा मौलिक अधिकार है। फ्रेंड अब बात करते हैं संवैधानिक अधिकार की। फ्रेंड संवैधानिक अधिकार वैसे अधिकारों को कहा जाता है जो भाग 3 से बाहर होता है। मतलब मान लिया जाए कि भाग 3 के पहले भाग 2, भाग 1, उसके बाद में भाग 4, भाग 5, मतलब भाग 3 से जो भी बाहर है वो सब क्या है? आपका संवैधानिक अधिकार है। फ्रेंड एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फ्रेंड संपत्ति का अधिकार एक फंडामेंटल राइट था, एक मौलिक अधिकार था, लेकिन जब वो आर्टिकल 12 से 35 के बीच में था तब वो एक मौलिक अधिकार था। भाग 3 में था तब एक मौलिक अधिकार था, लेकिन जैसे ही उसको शिफ्ट किया गया, उसको एक स्वतंत्र आर्टिकल के रूप में शिफ्ट किया गया भाग 12 में, आर्टिकल 300A में संपत्ति का अधिकार, तो वो कहाँ पहुंच गया? फिर वो पहुंच गया संवैधानिक अधिकारों में। तो फ्रेंड उम्मीद है कि ये पॉइंट्स भी आपको क्लियर हुआ होगा। फ्रेंड अब बात करते हैं सांविधिक या कानूनी अधिकार। फ्रेंड सांविधिक या कानूनी अधिकार वैसे अधिकारों को कहते हैं जो संसद के देन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मतदान का अधिकार आर्टिकल 3 to 6 में बताया गया है। तो ये क्या हो गया? ये आपका मतलब 3 to 6 में बताया गया तो ये आपका संवैधानिक अधिकार हो गया, लेकिन इसी के लिए एक कानून बनाया गया जिसको कहा जाता है जन प्रतिनिधित्व अधिकार। तो फ्रेंड इस तरह से संसद ने जब एक कानून बना दिया तो ये क्या हो गया? आपका एक कानूनी अधिकार हो गया। इसमें बताया गया है कि मतलब 18 साल के वर्ष के बंदे को, मतलब हर व्यक्ति को मतदान का अधिकार होगा। लेकिन इसमें मतलब संपूर्ण रूप से पूरा ब्यौरा बताया गया, लेकिन संवैधानिक अधिकारों में वैसी स्थिति नहीं बताई गई थी। तो अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाए कि क्या मतदान का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है, तो आपको फर्स्टली आपको कानूनी अधिकार में ही बताना है, क्योंकि संवैधानिक अधिकारों में कुछ खास नहीं बताया गया, वहाँ पर कंप्लीटली उसके बारे में ओवरव्यू नहीं दिया गया।
तो फ्रेंड कुल मिला के आपको ध्यान रखना है इस पॉइंट को। उसके बाद में फ्रेंड अगर बात करें तो होता है एक लास्ट हमारा मानव अधिकार कहते हैं। फ्रेंड मानव अधिकार वैसे अधिकार होते हैं जो मानव होने के नाते व्यक्ति को प्राप्त होते। फ्रेंड्स यहाँ पर बात हो रही है कि व्यक्ति मानव है, इसी वजह से उसको ये अधिकार दिया गया है। फ्रेंड मानव अधिकार गौरवपूर्ण जीवन जीने के योग्य बनाता है, उन सारे अधिकारों को सुनिश्चित करता है जिससे मनुष्य एक गौरवपूर्ण जीवन को यापन करने के लिए सुनिश्चित कर सके अपने आप को। फ्रेंड उम्मीद है कि ये अधिकार आपको समझ में आए होंगे। फ्रेंड अब बात करते हैं मौलिक अधिकार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों। फ्रेंड मौलिक अधिकार को विशेष सुरक्षा प्राप्त होता है और व्यक्ति के जीवन में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। और फ्रेंड उसके बाद में अगर बात किया जाए तो मौलिक अधिकारों का निलंबन विशेष परिस्थिति में और विशेष प्रक्रिया के रूप में होता है। फ्रेंड यहाँ पर दो बात है, विशेष परिस्थिति और विशेष प्रक्रिया। अर्थात ऐसा नहीं कि कोई सामान्य घटना है तो उसमें व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का निलंबन हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। दरअसल जब कोई असामान्य घटना होगी, जैसे कि इंटरनल सिक्योरिटी की बात आएगी या इससे संबंधित जो भी स्थितियां परिस्थितियां आएगी, तो वैसे कंडीशन में हो सकता है कि आपका मौलिक अधिकार जो है वो मतलब निलंबित कर दिया जाए। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जम्मू कश्मीर में अक्सर मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता था। दरअसल वो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट होता था, इस वजह से मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जाता था। आपने सुना होगा कि एक समय ऐसा था गुलाम नबी आजाद साहब के टाइम पे, तो क्या हुआ था कि वहां पर इंटरनेट की जो भी कनेक्टिविटी थी उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी एक मौलिक अधिकार है, तो फिर क्यों ऐसा हुआ? दरअसल वहां पर बात थी राष्ट्र की एकता और अखंडता की, इंटरनल सिक्योरिटी की। तो फ्रेंड ये आपने नेक्स्ट पॉइंट भी आपने समझा। अब बात करते हैं फ्रेंड कि मौलिक अधिकारों का संशोधन जो होता है वो सदैव विशेष बहुमत से होता है। विशेष बहुमत का मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि साधारण बहुमत से हो जाएगा। यहाँ पर विशेष बहुमत के माध्यम से ही मौलिक अधिकारों को संशोधित किया जा सकता है, जबकि कानूनी अधिकारों को साधारण बहुमत से भी किया जा सकता है। तो फ्रेंड उम्मीद है कि ये सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे आपको समझ में आए होंगे। फ्रेंड्स अब बात करते हैं मौलिक अधिकारों की विशेषताओं। फ्रेंड्स सबसे पहला जो विशेषता है कि मौलिक अधिकार प्राकृतिक अधिकारों के भांति असीमित या निरपेक्ष नहीं है, मतलब ये अनलिमिटेड नहीं है, इसमें लिमिट लगाया जा सकता है। फ्रेंड दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है वो ये है कि जो मौलिक अधिकार हैं वो परिवर्तनीय है। परिवर्तनीय का मतलब क्या हुआ कि इसमें बदलाव किया जा सकता है, बदलाव हो सकता है। फ्रेंड अगर तीसरा बात किया जाए विशेषता की, तो फ्रेंड कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो भारतीय और विदेशियों दोनों को प्राप्त है, मतलब फॉरेनर्स को भी प्राप्त है। फ्रेंड्स बात किया जाए कि भारतीय नागरिकों को क्या प्राप्त है, तो फ्रेंड्स अगर भारतीय नागरिकों को बात किया जाए तो उसमें आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 19 ये भारतीय नागरिकों को सिर्फ प्राप्त है। और उसके बाद में अगर फ्रेंड बात किया जाए भारतीय नागरिक और विदेशी, तो इन दोनों के लिए जो आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 14 है, ये सारे जो हैं ये भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है। फ्रेंड अब बात करते हैं कि कुछ जो अधिकांश मौलिक अधिकार होते हैं वो कैसे होते हैं। अधिकांश जो मौलिक अधिकार होते हैं वो राज्य के विरुद्ध होते हैं, जबकि कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट है जो निजी व्यक्ति के भी विरुद्ध है। सपोज है कि जो राज्य के विरुद्ध है उसमें आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है, लेकिन जो निजी व्यक्ति की बात की गई है वो उसमें आर्टिकल 17 है, अस्पृश्यता का निषेध। तो फ्रेंड ये क्या है, निजी व्यक्ति के भी विरुद्ध है। तो फ्रेंड कुल मिला के ये पॉइंट आपको विशेषता आपको समझ में आई होगी। फ्रेंड्स अब बात करते हैं मौलिक अधिकारों की कि भारत में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। फ्रेंड भारत के मूल संविधान में मौलिक अधिकार कुल 7 प्रकार के होते थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से संपत्ति का जो अधिकार था उसको निकाल दिया गया। तो वर्तमान समय में मौलिक अधिकार कुल 6 प्रकार के हैं, जिसमें पहला जो है समानता का अधिकार, ये आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 तक है, मतलब 14 से लेकर 18 तक जो है वो समानता के अधिकार के बारे में दिया गया है। और फ्रेंड उसके बाद में आता है दूसरा हमारा अधिकार जिसको हम कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, ये आर्टिकल 19, 20, 21, 21A और उसके बाद में 22। ये मतलब 19 से लेकर 22 तक जितने अधिकार दिए गए हैं ये स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं। और उसके बाद में तीसरा हमारा जो अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, ये अधिकार जो है ये आर्टिकल 23 और 24 में बताया गया है सब कुछ फ्रेंड। और उसके बाद में जो चौथा अधिकार है
उसको कहा जाता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये आर्टिकल 25, 26, 27, 28 मतलब 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है। सांस्कृतिक अधिकार है जो आर्टिकल 29 और 30 में बताया गया है। और फ्रेंड जो लास्ट अधिकार है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो कि आर्टिकल 32 में बताया गया है। और ये एक ऐसा आर्टिकल है जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान की आत्मा कही। एक ऐसा आर्टिकल है जिसमें आपको ये पता चलेगा कि मतलब आर्टिकल 12 का मतलब क्या है, आगे आपका बहुत मदद करेगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं आर्टिकल 12। फ्रेंड आर्टिकल 12 में बताया गया है कि राज्य की परिभाषा क्या है, और उसके बाद में उसमें बताया गया है कि संघ की संसद व सरकार की क्या स्वरूप है, क्या स्थिति है। उसके बाद में उसमें बताया गया है कि प्रांत का जो विधानमंडल है और सरकार है उसका क्या रोल होता है, क्या भूमिका होता है। उसके बाद में स्थानीय संस्थाएं के बारे में बताया गया है जिसमें जिला पंचायत और उसके बाद में ग्राम पंचायत, उसके बाद में नगर पंचायत, उसके बाद में फिर जो आपका परिषद होगा जो भी होता है, ठीक है, ये सब स्थानीय संस्थाओं के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब बताया गया है उसमें। उसके बाद में सरकार की शक्ति का प्रयोग बताया है कि सरकार किस हिसाब से अपने शक्तियों का प्रयोग करती है, किन किन रूपों में शक्तियों का प्रयोग करती है। तो उसमें करने वाला व्यक्ति और संस्था दोनों के बारे में बताया है। तो फ्रेंड जैसे कि मान लीजिए बीएसएनएल क्या करेगा, कैसे करेगा, किस हिसाब से, किस रूपरेखा में करेगा। उसके बाद में अगर बात किया जाए तो जैसे मान लीजिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है तो उसका क्या अपनी रोल होगी, क्या भूमिका होगी, वो किस रूपरेखा के अंतर्गत कार्यभार करेगा, ठीक है। और उसके अलावा मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो वो कैसे करेगी, ठीक है। उसके अलावा निजी व्यक्ति की अगर बात की जाए तो निजी व्यक्ति में जैसे मान लीजिए अडानी ग्रुप्स क्या करेगी, कैसे करेगी, उसके बारे में ही गाइडलाइंस बताती है। आर्टिकल 12 बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, क्योंकि ये सारे स्थितियों को स्पष्ट करता है कि क्या करने का क्या स्रोत है, क्या माध्यम है और कैसे किया जा सकता है। फ्रेंड उम्मीद है कि आर्टिकल 12 आपको समझ में आया होगा। आइए फ्रेंड अब बात करते हैं आर्टिकल 13 के बारे में। फ्रेंड सबसे पहले जानते हैं कि आर्टिकल 13 के बारे में हमारा संविधान क्या कहता है। फ्रेंड आर्टिकल 13 क्लोज 1 के बारे में हमारा संविधान कहता है कि संविधान लागू होने से पूर्व की ऐसी प्रत्येक विधि जो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करती है, उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगी। फ्रेंड इसका क्या मतलब हुआ, इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड यहाँ पर बात की गई है, एक सिद्धांत आया जिसको आच्छादन का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के तहत कहा गया कि जो भी पूर्व की विधि ऐसी मतलब 26 जनवरी 1950 के पूर्व जो भी आईपीसी हैं, जो भी विधि हैं, ठीक है, वो किसी भी प्रकार से अगर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करती हैं तो वो उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगी, तथापि वो रद्द नहीं होगी लेकिन वो आच्छादित कर ली जाएंगी। और अगर कंडीशनल भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में किसी प्रकार का अगर संशोधन होता है या किसी और प्रकार का कोई क्रियाकलाप होता है उसमें, तो वो जो मतलब आच्छादन का सिद्धांत है वो खत्म हो जाएगा और जो विधि है वो पुनः प्रभावी हो जाएगा। फ्रेंड आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। फ्रेंड सपोज कर लीजिए ये आज़ादी के पहले मतलब 26 जनवरी 1950 के पहले के विधि है आईपीसी, और ये है हमारा मौलिक अधिकार। अब जो विधि है ये किसी भी प्रकार से अगर मौलिक अधिकारों पर अटैक करेगा, उल्लंघन करेगा, तो मौलिक अधिकार कहता है कि जिस सीमा तक तुम्हारा उल्लंघन करोगे उस सीमा तक तुम्हारी जो भी विधि की पावर है, ठीक है, वो शून्य हो जाएगी। फ्रेंड कहने का मतलब है कि ये शून्य तो हो जाएगी लेकिन ये रद्द नहीं होगी। अगर किसी भी प्रकार से भविष्य में भारतीय संविधान संशोधन के माध्यम से अगर मौलिक अधिकारों में संशोधन होता है या कोई और क्रियाकलाप होता है तो ये पुनः आच्छादन की जो प्रक्रिया होगी वो समाप्त होकर जो मतलब विधि होगा वो पुनः लागू हो जाएगा, पुनः प्रभावी हो जाएगा। फ्रेंड आइए अब बात करते हैं आर्टिकल 13 क्लोज 2 के तहत। फ्रेंड आर्टिकल 13 क्लोज 2 के तहत कहा गया है कि राज्य कोई भी ऐसा विधि या कानून नहीं बनाएगा जो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन या खत्म करने का प्रयास करता हो। अगर किसी भी स्थिति में अगर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो वो अवैध माना जाएगा। फ्रेंड इस तरह का जब सिचुएशन आता है तो लोगों के मन में तमाम प्रकार के वाद विवाद उत्पन्न होते हैं, मन में संकोच उत्पन्न होते हैं, और उत्पन्न होने के बाद में लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार संशोधनीय है कि नहीं है। ऐसे स्थिति में कई केस होते हैं, जैसे एक केस होता है शंकरी प्रसाद केस, उसके बाद में होता है फिर सज्जन सिंह का केस। आखिरकार जब गोलकनाथ का केस आता है तो न्यायालय एक सिद्धांत प्रतिपादित करता है। उस सिद्धांत का नाम जो है वो है भविष्यलक्षी अध्यारोहण का सिद्धांत। न्यायालय ने यह सिद्धांत निर्धारित किया कि पूर्व में संसद के द्वारा किए गए कार्य
बने रहेंगे, मतलब जो भी आज़ादी के पूर्व जो भी कार्य किए गए हैं वो बने रहेंगे। लेकिन भविष्य में संसद यदि किसी प्रकार से फंडामेंटल राइट में संशोधन के द्वारा उसका उल्लंघन करती है या कम या समाप्त करने का कोशिश करती है, तो वैसे में न्यायालय संसद द्वारा किए गए जो भी कार्य होंगे, ठीक है, उसको अध्यारोहण कर लेगी या समाप्त कर देगी। फ्रेंड, इसके अलावा फिर एक केस होता है जिसको केशवानंद भारती बनाम भारत राज्य का जो केस होता है, उस केस में न्यायालय पुनः वही बात दोहराती है कि संविधान में संशोधन हो सकता है, किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, आवश्यकता अनुसार संविधान में संशोधन होगा, अपितु मूल ढांचे का सिद्धांत लागू रहेगा। अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन पाई जाती है जिसमें मूल ढांचे के सिद्धांत के व्यवहार के खिलाफ स्थिति अगर बनाई जाएगी, तो वैसे में वो निरस्त हो जाएगा, मूल ढांचे से अलग नहीं हो सकता है, मूल ढांचे का सिद्धांत परस्पर लागू रहे। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आज की क्लासेज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होंगी, और अगर किसी प्रकार का कोई संकोच संदेह उत्पन्न होता है इस टॉपिक के संबंध में, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स के जरिए अपना सवाल भी पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फ्रेंड अगले किसी क्लासेज में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।